वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं क्लास 12 से जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव और अंतराल बुक से आपका चैप्टर है सूरदास की झोपड़ी। इसकी इजी समरी करवाऊंगा, क्विक रिवीजन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए और साथ में कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जो कि आप बाद में कर सकते हो। ठीक है, आपको क्वेश्चंस दे दूंगा मैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस देखनी है, देखो मैं जो आपको करवा रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम से पहले ये क्विक रिवीजंस हैं, 5-6 मिनट 7 मिनट की वीडियोस है। अगर आपको डिटेल में समझना है पूरा चैप्टर तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप जो है सारी वीडियोस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है सूरदास की झोपड़ी। प्रेमचंद द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था जिसको रंगभूमि कहा जाता है, उसी का एक अंश है सूरदास की झोपड़ी। ये कहानी बताता है, मतलब इस कहानी में क्या बताया गया है कि एक अंधा भिखारी था जिसका नाम सूरदास था और उसके पालित बेटे यानी कि वो जिसको उसने पाला था जिसका नाम है मिठुआ। ये इस पूरी कहानी में मिठुआ और सूरदास मेन कैरेक्टर्स हैं। सूरदास ने भिक्षा मांगकर भीख मांगकर कुछ पैसे जोड़े थे जिससे वो अपनी कुछ अभिलाषाएं, कुछ इच्छाएं थी उसकी, वो 3 अभिलाषाएं हैं। सबसे पहला है संचित धन से पितरों का पिंडदान करना, यानी कि जो भी उसने पैसा जोड़ा है उससे वो अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था। अपने पालित पुत्र मिठुआ का ब्याह करना, यानी कि मिठुआ की शादी करने के लिए उसने जोड़े थे। और गांव के लिए कुआं बनवाना, ये उसकी 3 अभिलाषाएं थी जिसके लिए वो पैसे जोड़ रहा था। अब उसी गांव में जगधर और भैरव, ये 2 लोग भी रहा करते थे। ये इस कहानी के विलेंस हैं, खलनायक हैं। और भैरव की जो पत्नी है वो है सुभागी। सुभागी को रोज रोज उसका पति भैरव मारता था और वो बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आती थी। बहुत ज्यादा जलने लगा था भैरव कि ये सूरदास इसको क्यों शरण देता है मेरी पत्नी को। तो उसने जलन में, ईर्ष्या में आकर सूरदास को अपना दुश्मन समझ लिया और बोला कि मैं अब इससे बदला लेकर रहूंगा। बदले की आग बुझाने के लिए उसने क्या करा, सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने के लिए घुसा और उसकी जितनी जमा पूंजी थी, जो पैसे जोड़ रखे थे, वो पोटली उठाई, पोटली चुराई और झोपड़ी में आग लगाई। भाई उसने अपना बदला कर लिया पूरा। आग बुझाने पूरा गांव इकट्ठा होता है, लेकिन सभी आग बुझाने तथा अपराधी का नाम सोचने का कार्य करते हैं कि ये काम किया किसने होगा, ये आग लगाई किसने होगी। उस टाइम पे सूरदास की मनोस्थिति बहुत निराशापूर्ण हो गई थी, वो दुखी हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था, निराश हो गया था कि ये क्यों हो गया मेरे साथ। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी प्रकार झोपड़ी में जाकर अपनी पोटली को वो निकालना चाहता था, क्योंकि उसकी अभिलाषाओं की पोटली थी वो, सिर्फ वो राख नहीं थी जो जल रही थी, वो उसकी अभिलाषाएं भी जलती नजर आ रही थी उसको। झोपड़ी के जल जाने पर सूरदास ने क्या करा भाई, वो अपनी पोटली तलाशने जाता है। वहां पर चारों ओर फूस की राख थी, यानी कि जो वो झोपड़ी थी वो फूस की बनी हुई थी, जल गई तो बस राख ही राख थी। आग में उसको कुछ भी नहीं मिला, उसकी अभिलाषाएं भी जल गई, ढूंढने पर भी उसको उसकी पोटली नहीं मिली। फिर क्या होता है, जगधर सूरदास की झोपड़ी जलने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझकर भैरव के पास जाता है। उसको पता था कि भाई ये काम भैरव ही कर सकता है। वहां से उसे पता चला कि हाँ भाई, भैरव ने ही झोपड़ी जलाने से पहले सूरदास की पोटली भी चुराई थी, तो झोपड़ी भी जला दी और ऊपर से पोटली भी उठा ली। जगधर के मन में आ गई ईर्ष्या कि भाई ये क्यों अकेला अकेला पैसा इतना उठा के आया है, मुझे तो कुछ मिला नहीं। तो भाई रातों रात भैरव बिना मेहनत किए इतना पैसा मिल गया उसको, सूरदास ने तो सेविंग्स कर रखी थी अपनी। इसी बात से उसने वो भैरव को धमकी दे दी कि अगर ये पैसे में से आधे पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं सारा राज बता दूंगा तुम्हारा, तुमने ही आग लगाई है झोपड़ी में। भैरव ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ, इसी ईर्ष्या की भावना में आकर जगदर सूरदास की भैरव की चोरी के विषय में बताता है। जगदर जाता है सूरदास के पास, उसे बताता है ये सारा काम भैरव ने किया है। पर सूरदास कहता है कि ये जो मेरी आर्थिक हानि हुई है, ये जो मुझे नुकसान हुआ है, ये गुप्त रखना चाहता हूं मैं, क्योंकि भाई एक गरीब के पास, एक भिखारी के पास इतना पैसा कैसे आया, ये तो लज्जा की बात है। सुभागी जो जगदर और सूरदास की बात सुन रही थी, वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी पोटली वापस लेकर आऊंगी सूरदास। सूरदास अपनी दशा पर दुखी था, किंतु उसका जो बेटा मिठुआ है और उसके मित्र वगैरह खेल रहे थे, खेल खेल में वो कह रहे थे कि खेल में कोई रोता है। तो सूरदास कहता है कि ये जीवन भी एक खेल है और हमें इसमें रोना नहीं चाहिए। उसी टाइम उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है, उसकी मनोदशा बदल जाती है, आत्मविश्वास के साथ वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है जिंदगी का हर खेल मैं खेलूंगा, और वो हार बिल्कुल भी नहीं मानता।
ये हमें पता चलता है कि वो कितना आत्मविश्वासी था। और अब मैं आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको समरी करवा दी है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आगे चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड उसके बाद सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। सो यहाँ से आप पता, मतलब बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है कि भाई सूरदास की झोपड़ी कहाँ से लिया गया है, रंगभूमि से लिया गया है। सूरदास अपनी आर्थिक हानि क्यों गुप्त रखना चाहता था, कि भाई मतलब एक तो उसको लज्जा थी, ठीक है, ये भी सही है, और अंधा होते हुए भी धन संचय के कारण, तो ये घ इसका आंसर हो जाएगा, इसका का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर ये था कि पोटली की जानकारी मिलने पर जगदर ने क्या रिएक्शन दिया, भैरव को उस पोटली को वापस लौटाने को कहा था, नहीं, भैरव को बराबर बांट लेने की सलाह दी थी, या भैरव को रख, भाई उसने खा बराबर बांट लेने की सलाह दी थी, उसने कहा था कि आधी आधी कर लो। सो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है कि आप इसको बहुत ही प्यार से कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके आप जरूर बताना वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी, और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।